बानी पीटीआई ने अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में मंजूर की गई करारदाद पर तबसरा करते हुए कहा है कि दुनिया में सबसे बड़ी और ताकतवर इस्राएली लॉबी भी आज तक ऐसी करारदाद मंजूर नहीं करवा सकी। कांग्रेस ने पूरी तहकीक के बाद यह करारदाद मंजूर की। अमरीकियों को रिपोर्ट्स आती हैं जो वो खुद इकट्ठी करते हैं। क्या बानी पीटीआई का दावा दुरुस्त है? मगर इस सवाल के जवाब से पहले यह जानना जरूरी है कि अभी अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद के बारे में अमरीका और पाकिस्तान के सरकारी तर्जुमानों के तबसरों का सिलसिला भी मुकम्मल नहीं हुआ था कि अक़वाम मुत्तहिदा के यूरोपीय हेडक्वार्टर जिनेवा से इंसानी हकूक के एक वर्किंग ग्रुप की 17 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट भी मंजर आम पर आ गई। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट और ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद नॉन बाइंडिंग हैं, मगर इसके बावजूद अहम सवालात जन्म लेते हैं। अप्रैल 2022 से ही ऐसी खबरें आ रही थी कि पीटीआई अमेरिका में लॉबिंग के लिए फर्म्स को हायर कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीटीआई ने अप्रैल 2022 में अमरीकी फर्म फेंटन आर्लुक की खिदमत हासिल की। अमरीकी महकमा दिफा में जमा कराई गई दस्तावेजात के मुताबिक पीटीआई अमरीका ने वाशिंगटन में कायम लॉबिंग फर्म्स पराया कंसल्टेंट्स LLC के साथ फरवरी 21 को 6 माह 2023 के मुआहदे पर दस्तखत किए। जनवरी 2024 में यह रिपोर्ट आई कि पीटीआई ने अमेरिका में मीडिया, रियल्टन और लॉबिंग के लिए फर्म्स को हायर किया। इसी साल यह खबर आई कि 16 जनवरी से 1 मार्च तक 45 दिन के लिए अमरीकी फर्म LG CLL की खिदमत भी हासिल की गई। इस फर्म ने अमरीकी कांग्रेस के अरकान तक पीटीआई का मौक़िफ़ पेश करना था। पीटीआई की अमरीका में लॉबिंग की ये चंद ही मिसालें हैं। अमरीकी सियासी निज़ाम में लॉबिंग का बहुत अहम किरदार होता है। फंड्स के हुसूल के लिए कांग्रेस के नुमाइंदे लॉबिंग में हिस्सा लेते हैं। इन करारदादों का मकसद कतई तौर पर यह नहीं कि अमरीकी अरकान पाकिस्तान में जमहूरियत का दर्द रखते हैं। पाकिस्तान समेत एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमरीका के कई ममालिक में अमरीका फौजी हुक्मरानों, जाबिर आमिरों और शाही निज़ामों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता आया है। अमेरिका के चारों पाकिस्तानी फौजी हुक्मरानों के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, बल्कि आज तक जितने भी अमरीकी सदूर ने पाकिस्तान के दौरे किए उस वक्त फौजी हुक्मरान ही हुकूमत में थे। आइजनहावर, जॉनसन, अयूब दौर में रिचर्ड निक्सन, याहिया खान, सदर बिल क्लिंटन और बुश मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान आए। इस हकीकत के बावजूद कि अमेरिका को पाकिस्तान में जमहूरियत से कोई सच्ची हमदर्दी नहीं और ऐसी करारदादें और रिपोर्ट्स नॉन बाइंडिंग भी हैं, मगर ऐसी करारदादों की मंजूरी के पीछे कई माह तक का होमवर्क होता है। ऐसी करारदादें आलमी तासुर को भी मजरूह करने का सबब बनती हैं। तो क्या ऐसी करारदादें और रिपोर्ट्स के यूं पेश हो जाने से हमारी सिफारती कारकर्दगी पर सवाल खड़े नहीं हो जाते? इसी मामले पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, जैगम खान, अबसार आलम और इफ्तिखार अहमद। प्रोग्राम का सवाल: दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर इजरायली लॉबी भी आज तक ऐसी करारदाद मंजूर नहीं करवा सकी। बानी पीटीआई का दावा: अमेरिका में कामयाब लॉबिंग या फिर सिफारती कारकर्दगी पर सवालिया निशान। जैगम साहब, ये जो दावा है क्या वाकई दुरुस्त दावा है? लॉबिंग का कितना किरदार रहा और क्या ये कामयाबी रही? तो फिर हमारी सिफारती कारकर्दगी कहाँ है? अगर आप एक पार्टी के नुक्ता नज़र से देखें और पाकिस्तान की एक सियासी जमात के नुक्ता नज़र से देखें तो ये उनकी एक बड़ी कामयाबी है। और अगर आप पाकिस्तानी हुकूमत के नुक्ता नज़र से देखें तो यकीनन ये बहुत बड़ी नालायकी है। सियासी जमातें भी लॉबिंग करती हैं वहाँ कांग्रेस में, हुकूमतें भी लॉबिंग करती हैं और वहाँ पर प्राइवेट कंपनियाँ जो वहाँ बिजनेस करना चाहती हैं सब लॉबिंग करती हैं। कांग्रेस पर असरअंदाज होने का यही तरीका है। एक कांग्रेसमैन से बात करना पड़ता है, मुतासर करना पड़ता है, उनकी मदद करनी पड़ती है, उनको वोट दिखाने पड़ते हैं, उनको पैसे दिखाने पड़ते हैं। यानी उनके इलेक्शन में मदद का जो कानूनी जरिया है वो उनको दिखाना पड़ता है, तब ये सब कुछ होता है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो हमारी सफारतकारी की नाकामी है। हमारे सफारतकार जो हैं वो नालायक भी हैं, वो बेख्तियार भी हैं, क्योंकि सफारतकारी उनके हाथ में नहीं होती और वो वसाइल के भी बगैर होते हैं, टू बी फेयर टू देम। लेकिन क्या ये इतनी ही बड़ी कामयाबी है जितनी इमरान खान कह रहे हैं और इसराइल से वो मवाजना कर रहे हैं? देखिए, इसराइल वाला मवाजना तो बिल्कुल नहीं बनता। 45 दफ़ा अमेरिका ने सलामती कौंसिल में इसराइल की खातिर करारदादों को वीटो किया है। ये सबसे बड़ी वो सफारती मदद है जो कोई मुल्क किसी दूसरे को दे सकता है। 225 बिलियन डॉलर की फौजी इमदाद दी है, 100 बिलियन डॉलर की उनको माशी इमदाद दी है। पाकिस्तान को सिर्फ 78 बिलियन डॉलर आज तक मिले हैं
जिसमें वॉर ऑन टेरर भी शामिल है, सीटो भी शामिल है, सेंटो भी शामिल है, सब कुछ शामिल है। कांग्रेस को अगर आप देखें तो कांग्रेस में इस्राएली वज़राए आज़म ने 13 दफ़ा खिताब किया है। पाकिस्तानी वज़राए आज़म ने सिर्फ 2 दफ़ा खिताब किया है। 1961 में अयूब खान ने खिताब किया था, 1999 में बेनज़ीर साहिबा ने खिताब किया था। इमरान खान को खिताब की कभी दावत नहीं दी गई। अगर हम ये देखें कि क्या इस तरह के जो करारदादें हैं वो बहुत अनयूजुअल हैं, बहुत अनयूजुअल तो नहीं है। 2015 में नाइजीरिया के इलेक्शन पर सेनेट में मुत्तफ़िका करारदाद पास हुई। 2018 में कंबोडिया के इलेक्शन पर मुत्तफ़िका करारदाद पास हुई। 2019 में बोलीविया के इलेक्शन पर मुत्तफ़िका करारदाद पास हुई। 2020 में बेलारूस के इलेक्शन पर करारदाद पास हुई। 417 ने हक में वोट दिया, 1 ने खिलाफ। लेकिन फिर भी आप देखें कि 2015 से लेकर 2024 तक तकरीबन 10 साल बनते हैं, तो ये कोई चौथी करारदाद है। सही। इस लिहाज से ये गैर मामूली भी नहीं है और मामूली भी नहीं है। ठीक। होती रहती हैं लेकिन रोज नहीं होती, कोई 2 साल में एक की औसत बनती है। तो इस लिहाज से हमें यह पता चलता है कि जहां पे हमारे सफारतकार नाकाम हैं, वहां पे पाकिस्तान का डायस्पोरा क्या कुछ कर सकता है। दुरुस्त हो। लेकिन जब करता है तो फिर सियासी मकासद के लिए करता है, सियासी जमातों के लिए करता है, मुल्क की खातिर नहीं करता है। ठीक है, उनका ख्याल था, उनकी राय है, उन्होंने इन्फ्लुएंस किया, तो पाकिस्तान को डायस्पोरा के साथ मिलकर अपना वेट अमेरिका में इस्तेमाल करना होगा, अपने अंदरूनी मसले हल करने होंगे। ठीक हो गया। इसमें सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, हमें अपना घर भी ठीक करना होगा और अपनी जितना भी इन्फ्लुएंस है उसे मुल्क की खातिर इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, मामूली भी नहीं और गैर मामूली भी नहीं, मगर ये जरूर समझ में आता है कि एक जमात ने अमेरिका में लॉबिंग के जरिए इतने ज्यादा पैसे का इस्तेमाल करके जो हासिल करना चाहा उसकी कोशिश जरूर की। शहजाद साहब, करारदाद का मुसविदा फरवरी 24 में इंतखाबात से बहुत पहले 30 नवंबर 23 में पेश हुआ और जाहिर बात है उससे पहले इस पर कांग्रेसमैन की तरफ से दस्तखत हुए होंगे, जो इंतखाबात से बहुत पहले का वक्त बनता है। इस दौरान हमारे सिफारती ओहदेदार वहां क्या कर रहे थे? अच्छा, एक तो मैं ज़ायम साहब की बात को ज़्यादा सपोर्ट करता हुआ आगे चलूँगा। उसको बढ़ाने की ज़रूरत है उस बात को। पहली बात तो यह है कि पॉलिसी और करारदादों में फ़र्क करना चाहिए। पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की होती हैं, चाहे उनको कांग्रेस की सपोर्ट जब होती है तो वो कानून बन जाती हैं और वो पॉलिसीज़ फिर अमरीकी हुकूमत का निज़ाम लेके आगे चलती हैं, सोच लेके आगे चलती हैं। इसराइल उस पॉलिसी का हिस्सा है। जो करारदादें होती हैं वो अमूमी तौर पर अपने जो प्रिंसिपल्स हैं उनके तहत की जाती हैं या लॉबीज के तहत की जाती हैं, जिसने आपने जिक्र किया, तो इसलिए करारदादें नॉन बाइंडिंग होती हैं। दूसरा सवाल पैदा होता है कि अगर ये इतनी नॉन बाइंडिंग है जितनी आपने भी कहा और हम सब जानते हैं, तो फिर पाकिस्तान में परेशानी किस बात की है? प्रॉब्लम यह है कि और हम पॉलिसी का भी हिस्सा नहीं है, वो हमारी इसके अंदर कोई इतना इंटरफेयर भी नहीं कर सकते, लेकिन हम वो कौम है जो इतनी डिपेंडेंट है कि जो नॉन बाइंडिंग करारदादें हैं उनके तहत भी अपनी पॉलिसी तब्दील कर लेते हैं। और इसके बारे में बड़ी मशहूर बात है, कहा जाता है कि एक टेलीफोन कॉल के ऊपर भी हम अपनी पॉलिसी तब्दील कर लेते हैं कि हम आपको स्टोन एजेस में बॉम्ब कर देंगे। ये भी कहा जाता है। कहाँ तक सच है झूठ है इसके ऊपर सवालात हैं, लेकिन एक अमूमी बात है, एक अमूमी तस्वर है जो कहा गया। तीसरी बात, अगर आपको, और फिर उसके बाद जमहूरियत के ऊपर और जमहूरियत से रिलेटेड मामलात के ऊपर यहाँ पर कोई मसला नहीं है। इन्होंने अलम उठाया हुआ है जमहूरियत को दुनिया में फैलाने का। अब इनके यहाँ जमहूरियत है किस किस्म की है वो एक अलहदा सवाल है। इन्होंने डिक्टेटरों का सपोर्ट किया, वो एक अलहदा इशू है। वो उस वक्त की पॉलिसी के तहत तो सब कुछ करते हैं, लेकिन जो अलम है वो जमहूरियत का बुलंद है और जमहूरियत के अलम के ऊपर यहाँ पर ये सब तैयार हो जाते हैं, चाहे जिस किस्म की भी करारदाद आएगी उसके ऊपर काम करेंगे। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि रोरा बाकर जो है, जो इनका कांग्रेसमैन था, उसने बलूचिस्तान के ऊपर तकरीबन हर साल एक अपनी जो थी उसको, डोनाल्ड लू की टेस्टिमनी हुई यहाँ पर। डोनाल्ड लू की जब ये सारे मामला बढ़े बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में इलेक्शनों के बाद, तो डोनाल्ड लू की टेस्टिमनी जब यहाँ पे कांग्रेस के आगे हुई तो एक यकीनन देखने वाला अमल था। वहाँ पर ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने बानी पीटीआई का नाम लेकर सवाल पूछे उससे यहाँ पर, लेकिन उन सवाल पूछने वालों को वो अपनी बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि ये मुझे वोट देता है इस तरह। तो ये लॉबिंग का इफेक्ट वाकई में अमेरिका में बहुत ज़्यादा है और ये उनकी एक सियासी कल्चर का हिस्सा है।
तो लॉबिंग एक पीटीआई की या उसके हमायतियों की यहाँ पर है बेइंतहा शहजाद साहब, कतई कलामी की माजरत, लॉबिंग का इफेक्ट है और उसका फायदा उठाने की कोशिश रहेगी। ये हो गया फैक्ट हो रहा था। हमारा सिफारत खाना क्या कर रहा था? क्या वो इसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सकता था? हाथ बंधे हुए थे, इल्म नहीं रखता था? पहली बात तो ये है कि इल्म जरूर रखते हैं और सबको पता होता है कि क्या हो रहा होता है। एक ये है कि आपका कितना दायरा असर है, आप किस हद तक उसमें इन्वॉल्व है। मिसाल के तौर पे अगर एक ऐसा सफीर है जिसको ये पता हो कि मैं तो 6 माह बाद जा रहा हूं और मेरा टेन्योर खत्म हो रहा है, उसका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है। मैं अब आपको ये फॉरेन ऑफिस के मामलात को बहुत करीब से जानते हुए ये बातें बता। अच्छा, तो एक तो ये एस्पेक्ट है जो कि असरअंदाज होता है। दूसरा, अमेरिका के साथ पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप है उसके 2-3 डिफरेंट लेयर्स हैं पॉलिसी के। एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिप्लोमेसी है जिसके अंदर के सफारतकार जो होते हैं या जो सफीर होते हैं वो उसके अंदर अमल पैरा होते हैं, और एक मिलिट्री टू मिलिट्री डिप्लोमेसी होती है। सही। और जो मिलिट्री टू मिलिट्री डिप्लोमेसी है वो आपकी बहुत मजबूत भी रही है, बहुत हो सकती है और अमूमन मजबूत होती है अमेरिका के साथ। ठीक हो गया। लेकिन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के ऊपर जो रोल होता है वो हमारे सफारतकारों का होता है, हमारी एम्बेसीज का होता है। ठीक। और वहां पर चूंकि पॉलिसी से मुतालिक चीजें होती हैं तो उस पॉलिसी से मुतालिक चीजों के लिए बहुत लिमिटेड स्पेस होती है पाकिस्तान के सफारतकारों के पास कि वो उस पर कुछ असरअंदाज हो सके। ठीक है। मिलिट्री टू मिलिट्री के अंदर आपकी 1954 के बाद से तल्लकात की बुनियाद ये नहीं है कि हम जब चाहें तो हुकूमतें हटा दो, बल्कि पाकिस्तान की बहुत कलीदी किस्म की डिपेंडेंसीज हैं मिलिट्री इक्विपमेंट, मिलिट्री सपोर्ट और मिलिट्री मामलात के बारे में अमेरिका के साथ, जो कि हम बात करते हुए आमतौर पे भूल जाते हैं। उस वजह से हमने 65 की जंग हो या किसी और मौके पे जब दिफा करने का मौका हो, हम उससे तो फायदा लेते रहे आज तक उस अमेरिका की सपोर्ट, लेकिन उसको हम फैक्टर इन नहीं करते जब हम अमूमी मामलात की बात करते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान का एक रुझान है कुछ अरसे से कि हम अमेरिका से किस हद तक आज़ादी हासिल कर सकते हैं। ये वही मुश्किलात हैं जो कि IMF से रिलेटेड हैं, फाइनेंशियल मामलात में, जो मिलिट्री से रिलेटेड हैं हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात में। तो ये वो चीजें, मजबूरियां हैं जो कि पाकिस्तान को बांधे रखती हैं। दुरुस्त। एक सवाल ये पैदा होता है, सॉरी एक फाइनल बात कर लूं, कि मुल्क के लिए क्यों ये लोग नहीं करते। तो हमारा बड़ा सवाल इन पाकिस्तानियों से ये है, कश्मीर के लिए ये लॉबी क्यों काम नहीं करती। वेरी वैलिड पॉइंट। ऊपर जयराम साहब ने भी यही कहा कि डायस्पोरा बहुत कुछ कर सकते हैं और आप उसके साथ क्यों जोड़ रहे हैं।